नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, एक चीज समझ से बाहर होती चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बीजेपी की जितनी सरकारें हैं, राज्यों में हो, केंद्र में हो, इन सब की सोच क्या है, ये करना क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, क्या अच्छी तरह से उसे समझते भी हैं, क्या कर रहे हैं उसे भी, हर तरफ केवल नफरत, घृणा, काटो मारो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। कभी ये एक चीज तो बहुत पहले से सर्वमान्य थी कि आरएसएस हो या बीजेपी हो या जनसंघ रही हो, इन सब का एक मकसद था मुस्लिमों का विरोध करना, इस्लाम का विरोध करना, उनके स्वतंत्रता सेनानियों का विरोध करना, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले महापुरुषों का विरोध करना, कांग्रेस का विरोध करना। केवल अंग्रेजों को छोड़ करके बाकी सब इनके निशाने पर हमेशा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बाकायदे विधानसभा में जो बयान दिया है भाषा को लेकर के, उर्दू को लेकर के, वो किस तरह की मानसिकता का द्योतक है, ये समझ के बाहर है। ये एक चीज तय मान लीजिए, ये तय मानना तय है कि ये हिंदुस्तान विविधता में एकता का देश है। विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न भाषाओं के लोग, विभिन्न संस्कृतियों के लोग, विभिन्न परंपराओं के लोग इस देश में निवास करते आ रहे हैं सदियों से। इस देश में आजादी के बाद अंग्रेजी और अंग्रेजियत को लेकर के विरोध शुरू हुआ। वो बात तो समझ में आती थी, लेकिन ये विरोध अंग्रेजी का और अंग्रेजियत का शुरू किया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। लेकिन राम मनोहर लोहिया ने कभी भी अपने देश की जो अन्य भाषाएं हैं उनका विरोध कभी नहीं किया। अंग्रेजी के बदले हिंदी थोपने की कोशिश उन्होंने कभी नहीं की। हालांकि आज के समाजवादी अंग्रेजी हटाओ के नाम पर हिंदी बढ़ाओ का नारा बुलंद करते रहे हैं, लेकिन डॉक्टर लोहिया इसके खिलाफ थे। उन्होंने जम करके इसकी मुखालफत की। वो चाहते थे, हमेशा उनका एक ही ध्येय था कि हमारी जो मातृभूमि, मातृभाषा है, उसको बढ़ावा दिया जाए। हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, उसमें उर्दू भी था, क्योंकि लोहिया के जमाने में या लोहिया से लेकर के आज तक जो विशुद्ध साहित्यकार रहे हैं, उन्होंने उर्दू को हिंदी से कभी अलग करके देखा ही नहीं। उर्दू जुबान एक मीठी जुबान है। जाने कितने कवियों ने, जाने कितने शायरों ने अपने उर्दू, फारसी, इन सब को लेकर के कितनी अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं।
उसमें चाहे हिंदी मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई किसी से कमतर नहीं, कोई किसी से अलग नहीं। लेकिन डॉक्टर लोहिया हमेशा कहा करते थे कि अंग्रेजी हटाओ, मगर उन्होंने कभी उर्दू हटाओ का नारा नहीं दिया। आजादी के बाद देश में जो शिक्षा नीति बनी, विद्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में उर्दू अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती थी और लोग उसका बाकायदे उर्दू हिंदी कहा तो यहां तक जाता है कि उस व्यक्ति को महानता की श्रेणी में रखा जाता है जिसके पास बहुभाषीय ज्ञान हो। लेकिन आज जो बात शुरू हुई, अंग्रेजी को मानने लगे, यानी कि अंग्रेजी को हम स्वीकार करते हैं और अपनी जो भाषा है, हिंदुस्तान की जो भाषा है, हिंदुस्तानियत जिसमें छिपी हुई है पोर पोर में, उसके मुखालफत शुरू की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। अब आप दरअसल न केवल आजादी के बाद बल्कि आजादी के पहले से सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष से उर्दू, फारसी और हिंदी में इन सब उर्दू और फारसी का इस कदर समावेश हो चुका है, जिस तरह से ये खिचड़ी बन गई है। आप किसी को, किसी शब्द को, किसी भाषा को अपने जीवन से अलग कैसे कर सकते हैं जब आपके रोम रोम में वो समाई हुई हो। लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री का जो निशाना, जो कट्टर हिंदू और मुस्लिम रवायत की मुखालफत करने वाले तेज तर्रार फायर ब्रांड नेता, क्या उन्होंने कभी अफरा तफरी का इस्तेमाल नहीं किया, वतन का इस्तेमाल नहीं किया, किताब का इस्तेमाल नहीं किया, हकीम का इस्तेमाल नहीं किया, अदब का इस्तेमाल नहीं किया, मशवरा का इस्तेमाल नहीं किया, सब्र का इस्तेमाल नहीं किया, मेहनत का इस्तेमाल नहीं किया, आखिर का इस्तेमाल नहीं किया, इंतजार का इस्तेमाल नहीं किया, वजूद का इस्तेमाल नहीं किया, वफा का इस्तेमाल नहीं किया। इन सब शब्दों को, ये कुछ उदाहरण हैं जिनका इस्तेमाल हम अक्सर अपनी जिंदगी में करते रहते हैं। उसे आप अपनी जिंदगी से कैसे निकाल करके फेंक देंगे? इस हिंदुस्तान में जितने नामचीन बड़े कवि हुए हैं, उन सब ने अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में हिंदी, उर्दू, फारसी, इन सब का इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, उर्दू के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, फारसी के ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं। और यह कहा भी जाता है कि भाषाओं की जननी संस्कृत है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री
उर्दू को कठमुल्ला बताते हैं। मौलवी यानी कि संस्कृत पढ़ने वाले लोग क्या केवल पंडा और पुरोहित होते हैं? संस्कृत भाषा का ज्ञान होना वैसे ही जायज है जैसे उर्दू फारसी का ज्ञान होना है। आज हम अपनी बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसमें हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, उर्दू भी है, फारसी भी है, पंजाबी भी है, हरियाणवी भी है, कर्नाटक कन्नड़ भी है, तमिल भी है, तेलुगु भी है। ऐसे में आप उर्दू की मुखालफत कैसे कर सकते हैं? इस हिंदुस्तान की अपनी थाती है। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, हर हिंदुस्तानी की जुबान पर कहीं न कहीं अगर आप बातचीत करना शुरू करेंगे तो उसमें उर्दू के लफ्ज भी मिलेंगे, फारसी के लफ्ज भी मिलेंगे, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के शब्द भी मिलेंगे। वो ऐसे रच बस गए हैं हमारे जीवन में कि उन्हें पृथक करना, अलग करना नामुमकिन ही नहीं, असंभव है। बावजूद इसके उर्दू से, फारसी से, मुसलमानों से, इस्लामिक कल्चर से इतनी नफरत। वो कपड़े पहन देख करके पहचान जाते हैं कि कौन है, क्या है। उसके बारे में विस्तार से मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये किस तरह की राजनीति है? भाषागत राजनीति। जिस देश में हर 4 कोस पर बोली और भाषा बदल जाती है, कहीं उर्दू और फारसी का इस्तेमाल बड़े आसानी के साथ हर इंसान करने लगता है, उसे आप मिटा देना चाहते हैं, उसे आप कठमुल्ला की भाषा बताने लगते हैं। तो कल को अगर कोई संस्कृत को लेकर के इस तरह की बात करेगा, जिसे कि हम देववाणी कहते हैं, यहां तक कहा गया है कि अगर आपके पास संस्कृत की जानकारी नहीं है तो आप हिंदुस्तान के अतीत को जान नहीं सकेंगे। हिंदुस्तान को जानने के लिए संस्कृत को जानना जरूरी है। हमारे जितने भी महाकाव्य हैं वो संस्कृत में हैं। वैसे ही, ठीक वैसे ही हमारे रक्त में कतरा कतरा उर्दू, फारसी बैठ चुका है, उसे आप अलग कर देंगे। एक तरफ आप उर्दू और फारसी को लेकर के इतनी नफरती बयान देते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं मुस्लिम देशों के साथ मित्रता गांठ करके उनसे निवेश, भारत में निवेश की भी चर्चा करते हैं। अगर उनका पैसा अरब देशों से, इस्लामिक कंट्रीज से वो पैसा आए तो उसका इस्तेमाल आप अपने देश के लिए, उसके विकास के लिए कर सकते हैं, लेकिन उनकी भाषा से आपको इतनी नफरत है। इस देश में अंग्रेजी की मुखालफत डॉक्टर लोहिया ने शुरू की और आज तक
लोहिया के विचारों पर अगर चले होते तो शायद आज अंग्रेजी और अंग्रेजियत कब का मिट चुकी हुई होती। लेकिन आज फिर से अंग्रेजी को संरक्षण देना जरूरी है, उर्दू को नहीं। क्यों? इसमें जितना दोषी समाजवादी लोग हैं उससे कहीं ज्यादा आरएसएस, जनसंघ और बीजेपी के लोग हैं। इस देश में जब जब हिंदी को बढ़ावा देने की बात की गई, दक्षिण भारत से उसका विरोध शुरू हुआ और बात जहां की तहां रह गई। हम कुल अपने देश की सभी भाषाओं को प्रोत्साहन देने की बजाय उसको गिराने, उसको मिटाने की कोशिश करने लगते हैं। ये कैसा आप सहिष्णुता की बात करते हैं? आप वैश्विक दृष्टि से अपने आप को और समृद्ध करने की कोशिश करते हैं। आप अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं। क्या विश्वगुरु इस तरह से बना जाता है? भाषाओं को मिटा करके, बोलियों को मिटा करके? अगर आपको कुछ करना है या करना था तो 11 साल, ये 5 साल पहले, माने 15-16 साल आपकी सत्ता केंद्र में रही, कभी भी भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में स्थान दिलाने की कोशिश आप लोगों ने की क्या? आप मॉरिशस को याद करते हैं, सूरीनाम को याद करते हैं, उनकी गाथा गाते हैं। मॉरिशस और सूरीनाम में भोजपुरी को सम्मान की नजर से देखा जाता है, लेकिन आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक बात है कि कांग्रेस ने भी नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया तो तभी तो आपको, कांग्रेस की खामियों के चलते ही तो आपको सत्ता सौंपी गई। आपने क्या किया? आप उर्दू को मिटाने चले हैं। कोई उर्दू को हटा करके अंग्रेजी ले आने की बात करता है। हम अंग्रेजी और अंग्रेजियत को अपनाने में अपना गर्व महसूस करते हैं। गोरी चमड़ी और अंग्रेजी और अंग्रेजियत, वो वेशभूषा, उसको इलीट वर्ग का मान लिया जाता है। आम आदमी से वो कुछ ऊंचा हो जाता है। विदेश से पढ़ करके आने वाला युवक ज्यादा काबिल हो जाता है। क्या इस मानसिकता को कब तक ढोते रहेंगे आप? बस कीजिए, बहुत हो गया। अपनी मातृभाषाओं को, अपनी भाषाओं को, अपनी बोलियों को संरक्षित करने की जरूरत है। ठीक उसी तरह से जैसे इस देश में मुगल काल में जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनका संरक्षण करना चाहिए, वैसे ही उर्दू और फारसी का भी संरक्षण करना चाहिए। लेकिन हमारी सरकारों को ये समझ के बाहर है, उन्हें समझ में आता ही नहीं है। रहा सवाल दूसरा, आपने अंग्रेजों के नाम पर जो सड़कें थी उनका नामकरण बदल दिया, नया नामकरण कर दिया। ठीक बात है। आपने
आपराधिक कानूनों को इसलिए बदल दिया कि वो अंग्रेजों का दिया हुआ था, उसमें भारतीयता कुछ नहीं थी। संविधान का विरोध इसलिए करते हैं कि उसमें दुनिया भर से अच्छी चीजें समेट करके शामिल की गई हैं। लेकिन आपको सिर्फ मनुस्मृति याद आती है। कोई भी व्यक्तिगत तौर पर हो, पारिवारिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो या राष्ट्र के तौर पर, हम सबको यही सिखाया जाता है कि चाहे वो धर्म हो, संप्रदाय हो, विषय हो, ज्ञान हो, विज्ञान हो, जो भी बेहतर हो उसे आत्मसात करना चाहिए, बुरी चीजों को त्याग देना चाहिए। लेकिन हम करते हमेशा इसके उल्टा है। आज की तारीख में हम बनारस की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संसदीय क्षेत्र है। यहां एक प्रदेश खेल निदेशालय की तरफ से एक स्टेडियम हुआ करता था जिसका नाम था डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम। उसका जब जीर्णोद्धार किया गया और वो सब कुछ होकर के तैयार हुआ तो डॉक्टर संपूर्णानंद का नाम ही अलग कर दिया गया, हटा दिया गया, मिटा दिया गया। संपूर्णानंद महज एक नेता नहीं थे, राजनेता नहीं थे, वो प्रकांड विद्वान भी थे। और अब इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के रेल मंत्री, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पंडित कमलापति त्रिपाठी की एक प्रतिमा, आदमकद प्रतिमा बनारस कैंट स्टेशन के सामने इंग्लिशिया लाइन पर स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश के गवर्नर रहे मोतीलाल वोरा जी ने उसका शिलान्यास किया था। पंडित जी के जन्म दिवस या पुण्यतिथि पर न केवल कांग्रेसी बल्कि पंडित जी को जानने समझने वाले, उनके चाहने वालों का जुटान होता था, एक समारोह होता था, उनके बारे में कुछ कहा सुना जाता था, अच्छी बातें होती थी। इस सरकार ने, नगर निगम ने उस मूर्ति को ही हटाने की कोशिश शुरू कर दी। जिस तरह से डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम को हटा दिया गया, वैसे ही इंग्लिशिया लाइन यानी कि कैंट स्टेशन के सामने से उस मूर्ति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई और उसे वहां पर जो पार्क है, उस पार्क के लिए, पार्क की जमीन पर रातों रात प्रतिमा को हटा करके मदर डेयरी का मिल्क बूथ बनाने की तैयारी कर ली गई। इसका अभी उसी ढंग से विरोध शुरू हुआ जैसे कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी का नाम वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से हटा करके नाम को मिटाने की कोशिश की गई थी। लेकिन चाहे संपूर्णानंद जी रहे हों या उनके शिष्य पंडित कमलापति त्रिपाठी रहे हों, जिन्हें हम लोग काशी के लोग बापू के नाम से जानते हैं, बनारस के लिए, पूर्वांचल के लिए
इन दो शख्सियतों ने जितना कुछ किया, जो कुछ दिया, वो आज तक और किसी ने नहीं दिया। पंडित जी बहुत थोड़े समय के लिए रेल मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे। चंदौली से लेकर के मिर्जापुर, यह पूरा का पूरा पूर्वांचल आज वहां जो कुछ भी दिखता है वो डॉक्टर संपूर्णानंद और पंडित कमलापति त्रिपाठी की निशानी है। दीनदयाल उपाध्याय का नाम मुगल सराय शब्द को हटा करके स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर देने से कुछ नहीं होने वाला है। आज भी लोग मुगल सराय ही जानते हैं, कल भी लोग मुगल सराय जानेंगे। डिरेका का नाम बरेका कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी स्थापना आपने नहीं की, ये पंडित जी के जमाने में हुई, जिसकी शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में हुई। आप शास्त्री जी को भूल जाएंगे, उनका नाम मिटा देंगे, संपूर्णानंद जी का नाम मिटा देंगे, पंडित कमलापति त्रिपाठी का नाम मिटा देंगे। आप नाम रखोगे किसका? आपके पास तो कोई नाम ऐसा है ही नहीं जिन्होंने इस देश के लिए कुछ किया हो। अल्प समय में पंडित कमलापति त्रिपाठी ने न केवल वाराणसी कैंट स्टेशन को एक नया लुक दिया, डिरेका को आगे बढ़ाया, एक इंडस्ट्री यहां पर शुरू की। उनको आप मिटा देंगे? काशी में पूरी काशी पंडित जी के नाम से जो अपनत्व महसूस करती है, उस विचार को कैसे आप मिटाएंगे? ये पंडित जी का काशी के प्रति और काशी वासियों का पंडित जी के प्रति ये आदर, ये सम्मान, ये लगाव ही था कि समूची काशी पंडित जी को बापू के नाम से बुलाती थी, बाबू के नाम से बुलाती थी। वो बाबू थे। बाबू मतलब क्लर्क नहीं, बाबू मतलब पिता समान। इस चीज को समझने की भी जरूरत किसी ने नहीं की। मैं आभार प्रकट करूंगा उन सभी पंडित जी के समर्थकों का जिन्होंने सोशल मीडिया पर नगर निगम के इस कृत्य का प्रबल विरोध किया, प्रतिरोध किया, जिसके चलते इनको बैकफुट पर आना पड़ा। ठीक उसी तरह से जैसे वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर संपूर्णानंद का नाम जोड़ना पड़ा, वैसे ही पंडित कमलापति त्रिपाठी की प्रतिमा जिस पार्क में अवस्थित है, वहां से मिल्क बूथ को हटाने का निर्णय नगर निगम को लेना पड़ा। यहां सब कुछ था,
कैंट स्टेशन के सामने ही जो फ्लाईओवर है उसके नीचे नाइट मार्केट है। आप उस नाइट मार्केट में उस मदर डेयरी का मिल्क बूथ स्थापित कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। ये खुन्नस थी कांग्रेस से, क्योंकि यही वो पंडित जी थे, यही वो काशी के बाबू थे जिन्होंने खुलेआम चेतावनी दी थी इन बीजेपी वालों को कि अयोध्या में वो जो मस्जिद जिसे गिराया गया, बाबरी मस्जिद, उन्होंने कहा था कि अगर कोई फावड़ा चलेगा तो सबसे पहले हमारी गर्दन पर चलेगा। ये दीगर है कि उनके तिरोधान के बाद, उनके निधन के बाद वो सब कुछ हुआ, लेकिन पंडित जी के जीते जी ऐसा कुछ करने का साहस किसी में नहीं रहा। पंडित जी महात्मा गांधी के अनन्य भक्त, उनके प्रिय शिष्य, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और एक उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले हिंदू संस्कृति परंपरा को मानने वाले एक ऐसा पांडित्य परिवार जो किसी को भी जातिगत, धर्मगत भेद न करते हुए संस्कृत की शिक्षा देने वाला ऐसा परिवार था। उस जीन्स को लेकर के, उस डीएनए को लेकर के पंडित जी आगे बढ़े थे और अंतिम सांस तक वो पंडित भी थे, वो समाजवादी भी थे। उनके लिए, उनकी यादों को मिटाने के लिए आप उनकी मूर्ति को हटा देंगे? किसी की मूर्ति आप हटा दें, किसी की तस्वीर प्रमुख स्थानों से हटा दिया जाए, इससे उन महापुरुषों का कद नहीं घटता है, ये आपका ओछापन दिखाई देता है। कृपया थोड़ी सी भी सद्बुद्धि हो तो ऐसे खिलौने कृत्य से तौबा करें। इससे न आप कभी विश्व गुरु बन पाएंगे और ना ही प्रगतिशील विकसित राष्ट्र बन पाएंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।